self inductance. सेल्फ इंडक्टेंस शायद मैंने स्टार्ट किया था या फिर खत्म करवा दिया था सेल्फ इंडक्टेंस? नहीं स्टार्ट ही किया था नहीं? स्टार्ट किया। ओके चलो मैं इसके आगे start। ओके तो मैंने आई गेस एक फॉर्मूला करवाया होगा जिसमें आपको मिला होगा दैट L इज इक्वल टू N phi upon I, है ना? Yes, sir. राइट ओके तो L इज इक्वल टू N phi upon I, जिससे आपको ये लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और फ्लक्स फाई के ऊपर, यानी फ्लक्स के ऊपर और करंट के ऊपर। बट ऐसा रियलिटी है नहीं। यस सर। रियलिटी ये है नहीं। एक बात समझो कि दैट L does not depend upon phi and I. As per formula it comes out to be R L is equal to N phi upon I, लेकिन L जो है वो phi पे यानी फ्लक्स पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। L क्या है? L प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, किसी इंडक्टर की, किसी कॉइल की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की। L करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उस बात पे L कभी नहीं डिपेंड करेगा। यस सर। बात पे L कभी नहीं डिपेंड करेगा। जिस तरीके से आपने पढ़ा था दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो क्या किसी कंडक्टर में कितना वोल्टेज है उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? नहीं। नो सर। हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हमने कितना वोल्टेज दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट मिला, उस बेसिस पे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट भले ही कर सकते हैं, बट उसका रेजिस्टेंस कभी भी वोल्टेज के बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा या करंट की घटाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। यस सर। बात समझ रहे हैं आप? हाँ यस सर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? लेंथ पे और एरिया पे, एरिया रो L अपॉन A। यस सर। Resistance depends upon the dimension of the conductor, length and area. यस सर। Resistance does not depend upon the voltage and वोल्टेज, है ना? जिस तरीके से कैपेसिटेंस Yes, Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ये कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है किसी कैपेसिटर की जो चार्ज पे, जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, है ना? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन पे। तो जिस तरीके Yes, से डायमेंशन मैं लिखता हूं एज resistance and capacitance, does, ठीक है? तो similarly L also depends upon the dimension. L So L depends upon the dimension. Dimension of what? Dimension of the conductor या dimension of the coil, ठीक है? Yes sir. L depends upon the dimension of the coil. अब डायमेंशन में क्या? शेप हो गया, उसका साइज हो गया, लेंथ हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना? Yes Mainly shape and size. size. ठीक? Yes sir. ठीक बेटा? ओके। ठीक सर।
देखो हमें पता है कि लेंजेस लॉ जब हमने पढ़ा था, आपको मैंने पढ़ाया था, यस सर। यूजिंग लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ, हमने पढ़ाया था आपको दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। dt, याद है आपको? यस सर। ओके, अब हियर हम इंडक्टर के यानी सेल्फ इंडक्टर या कॉइल के हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एक कॉइल के फ्लक्स को मैंने एक वाइंडिंग के फ्लक्स को मैंने फाई कहा था और पूरे कॉइल के फ्लक्स को हमने फाई टी कहा था, है नहीं है? हाँ जी सर। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे कॉइल का ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फाई टी लेंगे, ना कि सिर्फ फाई। डी टी ठीक है, अपॉन 5 टी। फाई टी लेंगे। और ओके फाई सर। टी का फॉर्मूला हमने बताया था ना पीछे, आपको याद है? कॉपी चेक करो, बोलो कितना, क्या था फॉर्मूला, बोलो। कॉपी में तुमने नोट किया होगा ना कल नोट्स में, एडजस्ट नोट किया नहीं किया है? एडजस्ट नोट नहीं किया तुमने? हाँ, एडजस्ट नहीं किया नोट, चलो। तो हमने पढ़ाया था आपको दैट फाइव टी इज इक्वल टू होता है एल इंटू आई, ठीक है, और फाइव टी इज ऑल्सो इज इक्वल टू एन इंटू फाइव, ये मैंने पढ़ाया था आपको कल। तो डी फाइव अपॉन डी टी है, तो माइनस डी फाइव टी यानी यहाँ पे लेंगे एल आई अपॉन डी टी, एल बाहर निकालोगे तो क्या होगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि इंडक्टेंस तो डिपेंड नहीं करता टाइम वाइम पे, इंडक्ट एल तो है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट डिपेंड करेगा टाइम पे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, induced EMF in a coil, induced EMF in a coil, E is equal to minus L di upon dt, minus L di upon dt, ठीक। जब इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E mod is equal to L di upon dt का मॉड, जो चीज मॉड में होती है उसका वो साइन सब पॉजिटिव हो जाता है, तो E is equal to L di upon dt. This is the expression for induced EMF in a coil, ठीक है। ठीक है, एडजस्ट। अब यहां से तुम अगर L निकालना चाहोगे, एडजस्ट मेरी आवाज आ रही है तुमको? Am I audible to you? एडजस्ट, am I audible, एडजस्ट? आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो एनीवेज। सो नाउ अब यहां से तुम L कैलकुलेट करोगे तो L का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये था मॉड में, ये हो गया इंडक्टर या इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन। डी आई अपॉन डी टी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना, एंड इफ
di अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लेते हैं। दिस इज चेंज ऑफ करंट पर सेकेंड। ठीक, तो अगर डी बाई डी टी 1 हो गया तो देन एल इज इक्वल टू ई। तो यही तुम्हारा डेफिनेशन है इंडक्टर का। पूछे एल क्या है, व्हाट इज इन एल, तो एल का मतलब ये है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए सर्किट या इन ए कॉइल is 1 ampere per second, then L is equal to induced EMF will be equal to the self inductance या coefficient of self inductance L।
जस्ट मेरी आवाज तुमको आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है सर। वो मेरा ना सर, वो वॉइस, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था सर यार जब तुम आप उसको ठीक करो एडजस्ट प्लीज। सर। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट अस सपोज हमारे पास एक इंडक्टर है, कॉइल है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। कॉइल का एक एंड पॉइंट मान लो ए है, इसकी जो इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी है, और ये पॉइंट बी है। आपको निकालना है इफ आई से दैट कि डी आई अपॉन डी टी इज 4 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक। देन यस यू नीड सर। टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड वी ए माइनस वी। जल्दी से निकालो तो फटाफट, एडजस्ट 1 मिनट के अंदर निकालना तुमको। इंड्यूस्ड सर ईएमएफ निकालनी है, और निकालनी है तुमको वी ए माइनस वी बी। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कैसे निकालते हैं वी ए माइनस वी बी। जल्दी से निकालो फटाफट। इंड्यूस करंट तो 8 वोल्ट, 8 वोल्ट सर। ये मैंने वीबी सर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? 8 वो 8 वोल्ट। वेरी गुड। ई इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी आई डी टी अपॉन डी टी। तो एल की वैल्यू 2 और डी आई अपॉन डी टी कितना है? 4। 8 वोल्ट। अब निकालो वी ए माइनस वी बी। अच्छा बटन खोला। बैटरी बनाना है सर। वी ए माइनस वी बी निकालना तुमको। बैटरी बनेगा ना सेल्फ, जब कभी भी यस इंड्यूस सर। करंट आएगा तो बैटरी बनेगा। सर यहाँ पे आई इंक्रीज कर, डिक्रीज। क्या कर रहा है बताओ? डी आई अपॉन डी टी। देखो डी आई अपॉन डी टी यहाँ पे दिया है +4 एम्पियर पर प्लस, सेकेंड। अच्छा हाँ हाँ प्लस, यस सर। तो +4 एम्पियर का क्या इंक्रीज कर, मतलब हुआ कि इंक्रीज करंट कर, 4 एम्पियर हर सेकंड में ऐड हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि करंट इज इंक्रीजिंग। यस सर। और हमने बताया कि करंट इंक्रीजिंग करंट के अगेंस्ट में हमेशा इंड्यूस करंट क्रिएट होता है, हमेशा इंक्रीजिंग करंट के डिक्रीज अगेंस्ट में, करेगा। यस सर। है ना। तो अगर इंक्रीजिंग करंट के अगेंस्ट में क्रिएट होगा तो ये जो आपकी इंडक्टर थी, इसके अगेंस्ट में अगर इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, तो यस सर। जो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगी, इसकी एक सेल यस सर। बनेगी। लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। कुछ ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यही है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन यही है, इसी वजह से पॉजिटिव साइड लेफ्ट साइड में और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड में है, नहीं है? ठीक है, सर। बात समझ रहे हो आप? और इसके ईएमएफ को मैंने ई कह दिया, ठीक। तो आपका ए एंड पॉइंट यहां पे था और बी एंड पॉइंट यहां पे था, यानी कि ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में है और बी नेगेटिव टर्मिनल के साइड में है, यानी कि जो ए की पोटेंशियल होगी वो बी से ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। और जो पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 8। 8। तो वी ए माइनस वी बी करोगे तो 8 हो जाएगा। हमें वी ए माइनस वी बी निकालना भी था, तो ये 8 हो जाएगा। 8 वोल्ट अगर इत्तेफाक से ऐसा होता कि वी बी माइनस वी ए निकालना होता और वी बी -8। ग्रेटर पोटेंशियल पे होता, तब वो -8 आंसर आता। -8। ठीक है, नहीं है ना समझ में? माइनस, यस सर। बोलना एडजस्ट, स्टेंजन एडजस्ट। यस सर। Let us suppose inductance going to be 5 Henry. ठीक बच्चे, यस सर। and this point is P and this point is Q. If I say that the current flowing in this direction and the current is decreasing, current क्या? डिक्रीजिंग। Decreasing. ठीक है। If I say that di upon dt
इज -2 एम्पियर पर सेकेंड। माइनस, हालांकि मैं माइनस लिखता हूं तो क्लियर हो जाएगा, करंट डिक्रीजिंग है। इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड ई एंड वीपी माइनस वीक्यू। जल्दी करो वीपी फटाफट, माइनस सेम मेथड, सब कुछ सेम। यस सर, वीपीआई डिक्रीज हो रहा है तो ये भी इसी इंड्यूस करंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, तो क्यू ग्रेटर हो गया, तो वीपी में क्यू ग्रेटर है तो क्यू इज ग्रेट -10 वोल्ट सर, -10 सर, 10 वोल्ट। -10 आया, वेरी गुड। यस, और क्यू इज ग्रेटर E इक्वल टू -10। एल डी आई अपॉन डी टी, यस सर, है ना। एल यस कितना सर, है बेटा, एल 5, 5 और ये एंड कितना -2। -2। ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी मॉड में होता है ना, यस सर, तो वही -10 यानी कि 10। तो 10 वोल्ट। ठीक है, यस सर, अब क्योंकि डी आई अपॉन डी टी जो है वो नेगेटिव है ना बेटा, -2 यस सर, एम्पियर पर सेकंड है। इससे एक अंदाजा लगा कि दैट करंट डिक्रीजिंग है, और अगर करंट डिक्रीजिंग है मतलब क्या है कि इंड्यूस जब आपका करंट सेल बनेगा, इंक्रीज करेगा। यस सर, ठीक है, उसमें प्राइमरी करंट का डायरेक्शन ये था, यस सर, तो डिक्रीजिंग करंट की हमेशा सपोर्ट में इंड्यूस करंट क्रिएट होता है, तो इंड्यूस करंट उस प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में ही क्रिएट होगा, यस सर, आई। ठीक है, तो ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ वैसे ही, फिर से ये प्लस और ये माइनस, है ना, क्योंकि यस सर, कभी भी करंट तो आपका प्लस से निकलेगा ना, देखो प्लस से निकल रहा है, यस सर, प्लस से निकलेगा। हाँ हमेशा प्लस साइड से निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका पी पॉइंट था, पी यहाँ था, क्यू तो पॉइंट था, सो तो फिर क्यू इज से ग्रेटर, पी हो गया हायर पोटेंशियल पे, क्यू सॉरी हो पी, गया लोअर यस सर, पोटेंशियल पे, लोअर तो अगेन वीपी माइनस वी क्यू इक्वल टू कितना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। है ना। बोलो क्लियर है। सर, देखो growth and decay of current in LR सर्किट, इनकी जब रजिस्टर और इंडक्टर लगा होगा तो किस तरीके से करंट ग्रो करेगा या किस तरीके से करंट डिक्रीज होगा। यस सर, ठीक है, यस सर, देखो मान लो मेरे पास, पहले ग्रोथ को डिस्कस करते हैं, किस तरीके से करंट पहले ग्रो करेगा, ऐसा नहीं एकदम से करंट मैक्सिमम एकदम से करंट जीरो, ऐसा नहीं होगा। मान लो ये आपका एक सेल है और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, इसके बाद फिर यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया, तो एल मतलब इंडक्टर एंड रजिस्टर, है ना बेटा। यस सर, ये आपका एल है और ये आपका आर है। आर। ठीक है, ये यस सर, EMF E है और ये स्विच S है। ठीक, यहां से करंट I फ्लो कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही आप सर्किट में इंडक्टर और रजिस्टर दोनों लगाओगे तो रजिस्टर क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने कॉज को अपोज करता है ना। सर, यस सर, तो ऐसा नहीं होगा कि स्विच को आपने जैसे ही यहाँ से, मान लो स्विच को आपने यहाँ से जैसे स्विच को आपने क्लोज ऑन किया, किया तो स्विच आपका ऑन होते ही करंट करंट मैक्सिमम फ्लो। हो जाएगा, यस सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा सर। ऐसा नहीं होगा कि ना करंट मैक्सिमम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि करंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम हो जाएगा, एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है
कि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो जो इंडक्टर है वो करंट को फ्लो करने देता है, करंट को एकदम से फ्लो नहीं करने देता, एकदम वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करने लगता है। स्विच ऑन करोगे, इंडक्टर करंट को पास ही नहीं होने देगा। इंडक्टर क्या करेगा, चोक करेगा, करंट को रोक देगा, करंट को पास ही नहीं करने देगा। ठीक है। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा, इंडक्टर सेल्फ, देखो इंड्यूस करंट जो होगा, देखो जब पहले वो करंट को अपोज करेगा, करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, उसको डिक्रीज करना चाहेगा। ठीक है, डिक्रीज करते 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 जो इंडक्टर है वो अपने इफेक्ट को खत्म कर देता है, और फिर जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करने लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रैक्टिकली होता क्या है। देखो मान लो लेट अपने जैसे स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच को क्लोज किया एट t बराबर 0, देयर वाज नो करंट इन द सर्किट I बराबर 0। जैसे स्विच को क्लोज करोगे, स्विच को जैसे ऑन करोगे एट वेरी स्टार्टिंग टाइम, देन देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। अगर यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं होता तो फौरन करंट मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि इंडक्टर है तो इंडक्टर करंट को नहीं बढ़ने देगा। हमेशा ख्याल रखो, इंडक्टर जो होता है वो करंट को एकदम से कभी भी नहीं बढ़ने देता। जैसे मान लो तुम्हारे सर्किट में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्विच को आपने ऑन किया होगा और करंट 0 से 5 पे पहुंच गया होगा, कभी नहीं होता। करंट 0 के बाद फिर वो एक रेट से बढ़ता है, 0, 0.5, 0.8, कुछ भी हो सकता है, वो रीडिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि करंट एक रेट से बढ़ता है, 0 से बाद एकदम से 5 नहीं होगा, वो एक रेट से थोड़ा सा समय लगाता है बढ़ने में, मान लो समथिंग नैनो सेकंड या समथिंग मिली सेकंड। ठीक, लेकिन अगर इंडक्टर लगा हो तो करंट को के बढ़ने के स्पीड को, ग्रोथ को और स्लो कर देता है। तो कैसे करंट ग्रो करती है समझते हैं। देखो, इफ there was no inductor, then instantly current reaches maximum level। करंट तुरंत मैक्सिमम पहुंच जाता, सिर्फ रजिस्टर होता, इंडक्टर नहीं होता तब। इंडक्टर आई मैक्सिमम या आई नॉट इज इक्वल टू होता E अपॉन R, अपना EMF यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या करेगा, इट अपोजेस द करंट एंड दस इट टेक्स टाइम फॉर करंट टू ग्रो। इंडक्टर अपोजेस द inductor opposes the current thus it takes time for the current to grow। ठीक, यस सर। तो मैंने क्या बोला कि जैसे स्विच को ऑन करोगे तो शुरुआती टाइम पे बिल्कुल भी तुमको करंट फ्लो नहीं करने देगा इंडक्टर वोंट अलाउ करंट टू फ्लो। इंडक्टर वोंट अलाउ करंट टू फ्लो, एकदम सामने आके खड़ा हो जाएगा, करंट को बढ़ने ही नहीं देगा। जब करंट को ये अपोज करेगा, करंट को नहीं बढ़ने देगा, तो फिर बेचारा कैसे करंट अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, करंट की ग्रोथ कैसे होगी, समझते हैं।
देखो इनिशियल स्टेट में बेटा इस इंडक्टर को हम मतलब जानबूझ के कहीं पे डालते हैं, इससे मतलब किसी सर्किट में हाँ हाँ करंट को लगाते हैं ना। रोकने के लिए। तुमने कभी वो देखी है घर में ट्यूबलाइट देखी है, बड़ी लंबी वाली जो यस ट्यूबलाइट सर। होती है, यस सर। उसके देखो वायर निकला होगा यहाँ पे, एक चोक सा लगा होता है, चोक कभी देखा है? वो मतलब आपके समझो कि बड़ा हेवी सा होता है, और यस सर। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है चोक, नहीं देखा अच्छा, कभी? वो इंडक्टर है सर। हाँ वो इंडक्टर है, ओके। वो इंडक्टर तुमको रुक जो मैं दिखाता हूँ। तुमको कौन सा चीज दिखा दूं? देखो भेजा मैंने, कभी यस देखा है ऐसा? मिनट सर। अच्छा मेरे फोन पे भेजा हुआ है, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। यस सर। यस देखा है सर। ऐसा? यस सर। ये जो ट्यूबलाइट नहीं होती बड़ी लंबी वाली, हाँ हाँ यस सर। उसमें उसके नीचे लगा होता है, उसी में लगा होता है समझ लोगी। ओके सर, इंडक्टर। इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडक्टर। ओके सर। जोक। ओके। एक मिनट जरा फोन चार्ज में लगा लेता हूँ, जाओ। ये जो आप वाइंडिंग्स देखे हो कभी, वाइंडिंग्स? हाँ जी एडजस्ट, यस सर। तूने वाइंडिंग्स देखी है कभी? वाइंडिंग्स किसी चीज की, कॉपर वाइंडिंग? नहीं देखी सर शायद। मोटर वोटर में लगा देखा ही नहीं वाइंडिंग? चलो कॉपर। कोई बात, कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो वहां भी इंडक्टर ही यूज होता है, वो भी इंडक्टर ही है। ठीक, तो इनिशियल टाइम पे एट t इक्वल टू 0 देयर वाज नो करंट, क्योंकि इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर लेट द सर्किट ओपन, इंडक्टर सर्किट को ओपन कर देगा, मानो कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस फ्लो करने देगा। इसमें देखो ये आपका सेल है, यहाँ पे इंडक्टर जो है वो खुल जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा, रजिस्टर अपनी जगह पे है, अच्छा। स्विच अपनी जगह पे है। इंडक्टर मान लो कि ओपन सर्किट जैसा बिहेव करने लगेगा, इतना इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि करंट बेचारा बढ़ ही नहीं पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, एंड इनिशियल स्टेट में ये होता, बट एट द स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि मैक्सिमम करंट, यानी कि जब धीरे धीरे जब इंड्यूस करंट बढ़ता चला जाएगा, तो करंट धीरे धीरे इंडक्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। जब इंडक्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंडक्टर का इफेक्ट ये होगा कि इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये सेल, ये आपका स्विच, और ये इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करने लगेगा, यानी कि एकदम यहाँ पे कुछ नहीं है, नो रजिस्टर, नो इंडक्टर, नथिंग। और इसके स्टेडी स्टेट में जो स्टेडी स्टेट जो रीच करता है करंट, वो
इन्फिनिटी टाइम पे, बहुत समय के बाद, काफी लंबे समय के बाद करंट जाके मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा At t equal to infinity, the current will become maximum, and at this maximum current, inductor behaves like the open short circuit, शॉर्ट सर्किट। short circuit, और यहाँ पे इंडक्टर ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है इनिशियल में। ओके सर। इनिशियल स्टेट में, ठीक है। Yes, और ये sir. मैक्सिमम करंट जो होता है ये जाके कांस्टेंट रहता है पूरे सर्किट में। फिर करंट धीरे 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 बढ़ता है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है, फिर करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बुनियादी बात ये थी कि करंट जीरो होता है शुरुआत के टाइम पे, एक इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करता है, फिर उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि करंट वहां पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करने लगता है। लेकिन सवाल ये होता है, सवाल ये उठता है कि किसी भी बीच के टाइम पे, ये तो t इक्वल टू 0 पे हो गया, ये t इक्वल टू इंफिनिटी पे हो गया, इनिशियल स्टेडी हो गया, लेकिन किसी बीच के टाइम पे, किसी बीच के टाइम पे एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t, इस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, हमें वही मेन सीखना है, वही बोर्ड में आता है, उसी का डेरिवेशन बोर्ड में आता है, ओके सर। ठीक, वही हमें सीखना है। तो बेसिक बात तो समझ में तो आ गया, वो थीम समझ में आ गया होगा, टॉपिक का थीम क्या है? यस सर। एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t, ऐसा लिखो, एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t, ठीक है। यस सर। इस t की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और इंफिनिटी से लेसर है, ठीक है। यानी कि समझ लो कि बिटवीन, हाँ बीच का टाइम है, बिटवीन इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट, ठीक। यस सर। उस टाइम पे करंट की ग्रोथ क्या होगी, करंट कैसे निकालेंगे, देख बेटा। ठीक, ये आपका ईएमएफ है। अच्छा, करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? सर्किट में करंट जैसे ही स्विच ऑन करते हो करंट इंक्रीज करता है, यस सर, है ना। करंट ये होगा, करंट इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग करंट को तो अपोज करता है इंड्यूस करंट, तो जो इंडक्टर में इंड्यूस करंट बनेगा वो अपोज करेगा, अपोज, हाँ यस सर, अपोज करेगा, यानी कि इसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक इंड्यूस करंट क्रिएट होगी जो उसके ऑपोजिट में। इंक्रीजिंग करंट को हमेशा अपोज ही करता है ना, यस सर, है ना। यस सर, ग्रो नहीं करने देगा, ठीक, ओके। ये रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल। अच्छा, तो इसकी सेल कैसे बनेगी इस इंडक्टर की? अगर आप इसको ऐसा दिखाओ कि जैसे आपका ये सेल हो गया और ये खाली हो गया, ये यहाँ पे इंडक्टर में सेल दिखाना पड़ेगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट, तो ये सेल कुछ ऐसा बनेगा, लेफ्ट साइड में, राइट, पॉजिटिव। यस आया सर, समझ में? यस सर, इसके लेफ्ट में ईएमएफ उसी को की मैं स्मॉल डायरेक्शन में। ई कह लेता हूँ, इसके ओके सर, रेजिस्टेंस को आर कह लेता हूँ, करंट जो फ्लो कर रहा है इसको मैं आई कह लेता हूँ, ठीक। यस सर। अब इस सर्किट में मैं अगर केवीएल अप्लाई करूं, तो केवीएल में मान लो हम ये पाथ लेते हैं केवीएल का, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई कर बेटा, अप्लाई करो केवीएल, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, याद है केवीएल? यस यहाँ पे, सॉरी, लेफ्ट, ये आप लेफ्ट नेगेटिव से पॉजिटिव गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। फिर वहां से इस पे आए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, ये तो है लूप का डायरेक्शन ऐसे ही है ना, लूप सर, नहीं समझ में आ रहा तुमको? मैंने क्या ले लिया, उल्टा ले लिया क्या इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है।
अब इसमें क्या है, तो अच्छा इसमें ऐसा लिख लो, इसमें ऐसा दिखा दो, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसे घूम के आ रहे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव, और फिर जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे सेल में जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ई। और इसमें रजिस्टर में जाएंगे, रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, ये होगा ना रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव। है ना। हाँ, तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, है ना, ऐसे ही होता है। पॉजिटिव। यस। हाँ, याद है, केवीएल भूल गई, इट्स यस सर, केसीएल केवीएल। नहीं भूल गए तुम, बोलो क्या था केवीएल का स्टेटमेंट। सर वो दो इक्वेशन थे ना सर की सेकेंड लॉ में था कि सर कंजर्वेशन उसका था सर, एनर्जी का। केवीएल का लॉ क्लोज बताओ, लूप के केवीएल लिए में क्या स्टेटमेंट था। कि सर क्लोज लूप के लिए हाँ कि सर पूरा एल्जेब्रिक सम पूरा वोल्टेज हाँ, का algebraic sum of all the potential in a जीरो closed ही loop is होगा always सर हमेशा। zero। हाँ, तुम देख के बोल रही हो ना। नहीं सर, कहाँ से देंगे सर? कॉपी में और क्या, नोट्स में। नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो वेरी गुड, ऑनेस्ट एडजस्ट। हाँ चलो, सो इस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा, एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टेंस में, सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ कितना होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। dt हाँ, माइनस आई इंटू आर इक्वल टू 0। 0। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा ई माइनस आई इंटू आर इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, इधर आके प्लस बन जाएगा ये, ठीक। सर ओके 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 ओके, अब हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि डी टी अपॉन एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, सोच के देखो। यस सर। ओके, डी हाँ उसको नीचे लाए, इसको ऊपर, ठीक है सर। लिख सकते हैं ऐसा, हाँ यस सर। वेरी गुड। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, इधर t को इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेकर t तक, और इधर i को इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेकर i तक, ठीक। 1 अपॉन एल इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होता है यार, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एल इंटू डी टी का होता है t, 0 से लेकर t इक्वल टू e माइनस आई आर। तो e माइनस आई आर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि e माइनस आई आर में ऑलरेडी आई आर है, वो बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तुमने याद करो, क्लास 11th में पढ़ा होगा ना कैलकुलस, याद है, कुछ याद है कैलकुलस में, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद है, इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, बोलो बोलो। लॉग एक्स होता नहीं होता, और इंटीग्रेशन ऑफ, कभी ऐसा सुना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग बी माइनस ए एक्स अपॉन माइनस ए, ये होता है इंटीग्रेशन। तो ऐसा ही कुछ है ई माइनस आई आर, ठीक, तो ये बन जाएगा लॉग ई माइनस आई इंटू आर अपॉन माइनस आर, 0 से लेके आई, ठीक, ठीक है, ओके सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, टी अपॉन, ये टी अपॉन एल एल और इक्वल टू लॉग ई माइनस आई आर अपॉन, अब 1 अपॉन आर तो बाहर रह जाएगा सीधा, क्योंकि 1 अपॉन आर में तो आई पुट कहाँ पे होगा, 0, या आई पुट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आई है, सिंपल है ना, वहीं पे तो पुट होगा, और माइनस लॉग ई माइनस आई की जगह पे 0 पुट कर दो, पहले आई पुट किया फिर 0 पुट कर लो, 0 इंटू आर, ठीक है। तो आर बाहर ले जाओ और इधर ले जाओ, तो आर टी अपॉन एल हो जाएगा,
-r था ना यार, सॉरी, तो -r बाहर आएगा ना, तो ये माइनस आएगा, तो -r अपन r, तो होगा log e माइनस आई आर 0 log e। ठीक है, ठीक है। आगे क्या करें, कुछ लॉग वॉग का कॉन्सेप्ट याद है तुमको? थोड़ा log बहुत m याद माइनस था। log n, तो केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n, होता नहीं होता? डिवाइड में चले ऐसे। हाँ, तो log दिस माइनस log दिस इक्वल टू क्या होगा, log e माइनस आई आर अपॉन log ई। e माइनस अपन e। तो माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू क्या होगा, log e माइनस आई आर अपॉन ई। ठीक है, माइनस आर टी अपॉन इक्वल टू क्या होगा, log e अपॉन ई हो जाएगा 1 माइनस ए आर आई आर अपॉन ई, ये होगा आई आर अपॉन ई। ठीक है, और इसके बाद क्या बचेगा, हाँ कुछ लॉग और एक्सपोनेंट का इक्वेशन, कुछ रिलेशन वगैरह याद है? अगर log a टू द बेस e इज इक्वल टू x रहे, तो यहाँ से a इज इक्वल टू e टू द पावर x हो जाता है। कुछ याद है, ऐसा कुछ याद है? ये सब क्लास 9th में पढ़ा होगा या फिर 11th में भी पढ़ा होगा लॉग का, है ना। log a टू द बेस e इज इक्वल टू x रहे, तो यहाँ से ये बेस ये नंबर a इज इक्वल टू ये e चला जाएगा यहाँ पे, e जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा ऊपर पावर में। यानी कि अगर ऐसा रहे कि log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो x, ठीक है, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो 10 टू द पावर x, ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा और ऊपर। ठीक है, लॉग खत्म, लॉग खत्म। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, बेस क्या रहता है, बेस हमेशा ई रहता है। क्या रहता है बेस हमेशा? बेस हमेशा ई रहता है, हमेशा, है ना। तो हाँ, बेस हमेशा ई रहता है। अब देखो, अब क्या करेंगे, तो log दिस इक्वल टू दिस, तो इसको ऐसा लिख दो, log 1 माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल। मैंने बता रखा है कि जो लॉग के साथ होता है, तो लिखो 1 माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। हो जाएगा ना, एल हो जाएगा, नहीं होगा बोलो। यानी कि आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू माइनस, ये जाएगा 1 टू द माइनस 3, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। आगे देखो, अब यहाँ से यहाँ से आई को क्या ले सकते हो, आई को क्या ले सकते हो, आई को ले सकते हो यहाँ पे e अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, माइनस आर अपॉन एल, और ये आर अपॉन एल को ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नया टर्म मिलने वाला है हम लोगों को। ठीक है, ओके ओके, याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में तुमको पढ़ाया था ई अपॉन आर, क्या था ई अपॉन आर? ई अपॉन आर ये क्या था, आई नॉट था, है ना। ई अपॉन आर तुम्हारा ये जो ई अपॉन आर है, इट्स लाइक आई नॉट मैक्सिमम करंट। ये तुम्हारा बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, आर अपॉन एल इंटू टी, तो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी।
अब देखो माइनस आर अपॉन एल इंटू टी जो है ना, यस सर, माइनस इसको हम लोग कहते हैं टाउ। टाउ मतलब इसको ऐसे रिलेट करते हैं हम लोग, देखो ऐसे रिलेट करते हैं कि दैट टाउ इज इक्वल टू L upon R. This is unit of time constant. टाउ ठीक है, सर, L upon R, inductive time constant. Inductive time constant. This is tau. तो अब हम लिख सकते हैं I is equal to I naught 1 minus e to the power R upon L था टाउ, L upon R है टाउ, टाउ उल्टा कर दोगे, R upon L था ना वहां पे, तो उल्टा करोगे सर, तो लिखोगे क्या माइनस टी माइनस अपॉन टाउ, है ना, सर, ये हो जाएगा L तुम्हारा upon R करंट टाउ का एक्सप्रेशन। टाउ हो जाए। तो किसी टाइम टी में करंट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ ठीक है, यस अब सर, ये टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, देखो लिखो एट, मान लो टी जब टाउ के बराबर हो जाए, ठीक है, देन आई को क्या होगा आई नॉट इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी और टाउ इक्वल हो चुका है, टाउ तो टाउ 1 अपॉन टाउ ये कट टाउ गया, यस सर, तो क्या बचा, 1 ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 आई नॉट इनटू 1 माइनस 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37 ठीक है, ये याद कर लो, ठीक है, यानी कि आई नॉट इंटू 1 माइनस 0.37, 0.37 है 0.63, तो I इज इक्वल टू 0.63 आई नॉट। ठीक है, तो अगर टाइम कांस्टेंट यानी कि ये टाउ के बराबर टाइम पहुंच जाए, उस टाइम पे तुम्हें करंट निकालना है 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट, और करंट का ग्राफ निकालने को आता है ग्रोइंग करंट, ग्रोइंग पीरियड में। ठीक है, ये करंट है और ये टाइम है, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। इस किसी भी टाइम, इस टाइम पे हम मान लेते हैं एट दिस टाइम टाउ करंट इज 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है, एंड यहाँ पे करंट तुम्हारा जाके मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहाँ पे करंट तुम्हारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन स्टडी द ग्रोथ ऑफ करंट। ठीक, यस सर, नहीं आया ना समझ में? आया सर थोड़ा, ऐसे मत बोलो, ऐसे ही मेरा दिल दुखता है। नहीं सर, डेरिवेशन तो आगे थोड़ा लंबा है। देखो देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन अ रजिस्टर सर्किट। मैंने क्या बोला, बस दो चीजें याद रखो, कि जैसे स्विच को ऑन करते हो करंट एकदम से मैक्सिमम नहीं होता, अगर इंडक्टर लगा है तो करंट को बढ़ने नहीं देगा इंडक्टर, इंडक्टर का काम ही है, इंडक्टर जो है वो काम ही करंट को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, इंडक्टर बिल्कुल भी करंट को नहीं बढ़ने देता, तो जैसे स्विच को ऑन करोगे तो इंडक्टर करंट को नहीं बढ़ने देगा। हाँ, एसी में काम करेगा ये, जब एसी पढ़ेंगे हम लोग आगे तभी बढ़िया काम करेगा, लेकिन डीसी में, अभी तो डीसी पढ़ रहे हैं ना हम, सेल लगा के पढ़ रहे हैं ना, सेल तो डीसी सर्किट होता है, तो सेल में ये काम नहीं करेगा। अभी देखो तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडक्टर का खूब यूज है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर एसी है ना, तो एसी में ये करंट को नहीं बढ़ने देता, करंट को पास नहीं करने देता है, डीसी में सॉरी, तो डीसी में करंट को ये पास नहीं करने देता, और डीसी में कैपेसिटर जो है उल्टा करता है एसी में, वो एसी को पास नहीं करने देता, है ना। तो खैर एनीवेज, तो हमने क्या किया कि इंडक्टर रजिस्टर सर्किट बनाया,
और जैसे स्विच को ऑन किया करंट 0 हो गया, करंट को ये पास नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट लाइक दिस। Yes sir, first open और circuit. जैसे जैसे धीरे धीरे हमने टाइम को जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो धीरे धीरे करंट की रीडिंग बढ़ने लगी। इंडक्टर जो है ओपन सर्किट से एक इंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगा। फिर धीरे 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 करंट मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करने लगा, करंट मैक्सिमम करंट तक पहुंच गया। तो ये सवाल ये हमें ये समझना, हमें ये बढ़ना ये है कि करंट के साथ ऐसा क्या हुआ कि करंट जीरो से मैक्सिमम करंट तक पहुंचने में, जीरो से आई नॉट पहुंचने में इसको इतना समय लगा, या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे करंट की क्या वैल्यू होगी, हमें ये बेसिकली समझना है। ग्रोथ ऑफ करंट इन द एलआर सर्किट, ग्रोथ, हाउ द करंट ग्रोज एट द इनिशियल टाइम, करंट जीरो, एट द इनफाइनाइट टाइम यानी कि वेरी हेवी टाइम के बाद करंट जाके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, और किसी इन बिटवीन टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी, यही सवाल पूछते हैं क्या। तो मैंने मान लिया कोई भी एक टाइम टी पे करंट निकालना है हमको, मान लेते हैं। तो टाइम, अब हम पूरे करंट के बिहेवियर को जानते हैं, करंट किस तरीके से फ्लो करता है। हमें पता है कि जब करंट इंडक्टर में पास करती है तो इंड्यूस करंट बनता है, और इंक्रीजिंग करंट में इंड्यूस करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमें पता है कि करंट शुरुआत में करंट जीरो था और एंड में करंट मैक्सिमम हो, यानी कि करंट इंक्रीज किया। यस सर। और इंक्रीजिंग करंट में इंड्यूस करंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यस सर। एक सेल के जैसा ये बिहेव करता है। अब करंट ऑपोजिंग होगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, तो इसका सेल का डायरेक्शन कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है ना? मैंने केवीएल लगाया। यस सर। इसके ईएमएफ को मैंने स्मॉल ई कह दिया और इसके ईएमएफ को कैपिटल ई कह दिया। कैपिटल ई। रेजिस्टेंस को आर कह दिया, करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है। ठीक, ठीक सर। ठीक। तो ई माइनस आई आर, ये तो केवीएल तो आपको आता है, इसको बताने की जरूरत नहीं। ये ईएमएफ की वैल्यू होती है इंडक्टर इज एल डी आई अपॉन डी टी, पहले भी पढ़ाया। यस सर। ठीक है, ये तो अब ई माइनस आई इक्वल टू एल, ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई। बस यहीं पे तुम्हें थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लगाया मैंने, यहीं पे तुमको दिक्कत होगा, वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। इसका कोई हमारे पास शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ यस सर। ये आपका एक फॉर्मूला है, ये याद करना पड़ेगा। जो हमने लगाया, ठीक देखो है। 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स। तो अगर मैं इस पूरे को एक्स मान लूं, मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये कुछ है ब्रैकेट के अंदर, मान लेते हैं, मान लो ब्रैकेट के अंदर b माइनस एक से, मैंने मान लिया कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको पूरे को x मान लिया। x, ठीक है। जब पूरे को x मानोगे तो मैंने क्या बोला, log x, यानी 1 अपॉन x का log x होता है। तो log x, हालांकि हमें पता, हमने माना है x, लेकिन एक्चुअली में तो क्या है, b माइनस एक्स है ना। माइनस, हाँ। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है कि जो देखो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है b, ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन जो ax वाला पार्ट है इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब माइनस ax को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस a आएगा, इंटीग्रेट करके इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसा करते हैं, समझ में आई बात। तो तुम मैथ्स के स्टूडेंट अगर होती तो तुमको पता होता, लेकिन एनीवेज तुमने क्लास 11 में तो मैथ्स कहीं ना कहीं, तो कहाँ से कोचिंग करी थी क्लास 11 में आपने? कोचिंग तो नहीं ली थी सर पूरे टाइम, कहीं कोचिंग ली ही नहीं थी? नो सर, वो हॉस्टल से जाने नहीं देते थे सर। अरे तो मतलब ऑनलाइन कुछ तो स्कूल में पढ़ाया गया था बढ़िया से? नो सर। अरे ये तो धोखा हुआ तुम्हारे साथ। फोन भी अलाउड नहीं है ना सर, तो ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। अच्छा, स्कूल में फोन भी अलाउड नहीं, हॉस्टल में भी फोन अलाउड नहीं है? नो सर। सो हाउ डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स? सर वो सैटरडे की शाम को मिलता है फोन। यस सर। वेरी टफ टास्क। तो फिर हॉस्टल में पढ़ाई होती थी क्लास के बाद? हाँ सर, यस सर, होती थी थोड़ी। तो पढ़ाया गया था आपको कैलकुलस? सर हॉस्टल में मतलब पढ़ाने नहीं आते थे सर, खुद ऐसे जो करे करते थे। अच्छा, हॉस्टल में सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि टीचर पढ़ाते थे? नो नो सर। अरे यार, तो फिर तो मतलब कैसे बच्चा करेगा फिर? स्कूल का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ठीक होता था? हाँ सर, वो मतलब सर ज्यादातर सब मेडिकल में तो मैं एक थी सर हॉस्टलर, मतलब बाकी तो सारे बाहर से करते थे सर, कोचिंग ले रखा था। हॉस्टलर्स की बात कर रहा हूँ मैं सर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के हैं। अच्छा, तुम्हारे हॉस्टल में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे? अच्छा अच्छा यस अच्छा सर। अच्छा। हाँ, तुम्हारे साथ बैड लग रहा, चल कोई बात नहीं बेटा।
जो काम की चीजें हम बता दिया करेंगे। ओके ठीक, सर। तो आप ने मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन लेकर आए, इसको इंटीग्रेट किया, 0 से लेकर टाइम को, यहाँ पे टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे करंट इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 से आई, 0 से टी। ठीक, तो एल तो कांस्टेंट होता है, एल तो टीवी, एल किसी चीज पे डिपेंड करता नहीं, वो तो डायमेंशन पे डिपेंड करता, तो एल तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये एल बाहर आ गया, तो 1/L, मतलब 1/L बाहर आया, तो टी को dt को इंटीग्रेट किया तो टी आ गया, टी मिल गया, यस और सर। इसको इंटीग्रेट किया तो यही इसके जैसा बनेगा, ये इसके जैसा बन गया, लॉग वाला, ठीक है, यस है ना। सर। तो log e माइनस आई अपॉन माइनस आर, जो आई को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जो दूसरा वाला होगा वो आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस है, e माइनस है ना, इसलिए माइनस आर बाहर आएगा, 0 से लेके आई। ठीक है, अब ये आर यहाँ पे तो आई पुट करना नहीं, आई पुट तो यहाँ पे होगा ना, जहाँ पे आई है वहां पे आई पुट होगा। आई पुट होगा, ठीक, यस सर। तो 1/r को मैंने सीधा बाहर लिख लिया, और e माइनस पहले आई के जगह पे आई पुट किया, फिर आई के जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट आई किया, पुट किया यहाँ पे, फिर आई की जगह देखो यहाँ पे 0 पुट किया। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लो समथिंग रहे x² प्लस 2x रहे, ये इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो आई, और इसका लिमिट रहे 0 से लेके 5, तो पहले 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, और फिर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ऐसे तो होता है, ये फॉर्म, ये इंटीग्रेशन का तरीका है। तो ये पूरे एक्सप्रेशन को लिखा मैंने, आई लिखा, फिर पूरे एक्सप्रेशन को लिखा मैंने 0 के साथ लिखा, तो e माइनस आई तो रह गया, और ये 0 हो गया पूरा, सिर्फ e बचा। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगाया मैंने, log m माइनस log n, log m माइनस log n इज log m अपॉन n। ठीक है, तो log e माइनस आई आर अपॉन log e हो जाएगा, e माइनस आई आर अपॉन e। ठीक है, ये e मैंने यहाँ से फ्रैक्शन को तोड़ दिया, तोड़ेंगे तो e अपॉन e माइनस आई आर अपॉन e, तो e माइनस e अपॉन e इज 1। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस को तुम भेजोगे मेरे को। ठीक, तो आई आर अपॉन ई, ठीक, माइनस आर टी अपॉन एल। फिर मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि log a टू द बेस e इज इक्वल टू होता है x, तो a इज इक्वल टू होगा e टू द पावर x। ठीक है, वैसे ही तो मैंने पहले क्या किया, इसको इधर लिख दिया, तो इधर इसको इधर लिख, ताकि तुमको समझ आए, इसको इधर लिख दिया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, खाली बस लिख दिया, साइड चेंज किया। ठीक, ठीक है सर। तो यहाँ से log e, तो क्या होगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है ये इज इक्वल टू, ये e ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल हो गया। ओके सर, है ना। e की पावर। हाँ, अब मैंने क्या किया, 1 को शिफ्ट किया किधर, दूसरी तरफ, यानी कि ये बेसिकली क्या किया, माइनस आई आर अपॉन ई को शिफ्ट किया उधर, और e अपॉन e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल को शिफ्ट किया इधर, इसको शिफ्ट किया इधर, इसको शिफ्ट किया इधर, तो ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, और ये इधर पॉजिटिव आ गया नेगेटिव, तो 1 इसको मैंने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आई आर अपॉन इक्वल, ये सब 12th में तुम इतनी बात तो समझ ही जाओगी, आई आर अपॉन इक्वल टू 1 टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। इसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, e अपॉन आर इज आई नॉट, और माइनस ये टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ये टाइम कांस्टेंट है, ये मैंने करंट में भी पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी या कैपेसिटेंस में कैपेसिटर पढ़ाया था, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, याद होगा तुमको, वहां पे टाउ आया था, e टू द पावर माइनस आर अपॉन एल, एल अपॉन आर को टाउ कहते हैं, तो आर अपॉन एल को 1 अपॉन टाउ कहेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस टी अपॉन टाउ, ये हो गया तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन एट एनी टाइम टी। अब मैंने बोला कि अगर मान लो हमारा टाइम टाउ के बराबर ही हो जाए, तो फिर हमारा कितना है, करंट की वैल्यू 0.63 हो, बस इतना ही मैंने किया। नहीं समझ में आया? आया सर, चलो इसको डिराइव करके कल लाइएगा वापस, ठीक है, मेरे को भेजिएगा। ठीक, यस सर। चल बेटा, डन। कल हम फिर डीके पढ़ेंगे। ठीक है, आज ग्रोथ पढ़ लिया, कल डीके पढ़ेंगे। ठीक, यस सर। ओके, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।